अमेरिकी फेड की दरों में कोई बदलाव नहीं। निचले स्तरों से सुधरे अमेरिकी बाजार। जून में दरें बढ़ने की उम्मीद से बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त उछाल। एशिया और एसजीएक्स निफ्टी में मिला जुला कारोबार। एनपीए से निपटने के लिए सरकार लाएगी अध्यादेश। आरबीआई को डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई का मिलेगा अधिकार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अब घरेलू कंपनियों से स्टील खरीदना होगा जरूरी। नेशनल स्टील पॉलिसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। कैबिनेट ने आईटीडीसी के भोपाल, भरतपुर और गुवाहाटी के अशोक होटल में विनिवेश को दी मंजूरी। आईसीआईसीआई बैंक की ब्याज में आय में 10% का इजाफा, लेकिन एनपीए बढ़ने से चिंताएं। हर 10 शेयर पर मिलेगा 1 शेयर का बोनस भी। आज आएंगे एचडीएफसी के नतीजे। मुनाफे में 23% गिरावट की आशंका। मार्जिन और एनपीए पर रहेगी नजर। और विजय माल्या को जल्द भारत वापस लाने की कोशिशें। दिल्ली में आज होगी एक उच्च स्तरीय बैठक। ब्रिटेन के गृह सचिव से मिलेंगे भारत के गृह सचिव राजीव महर्षि। अब तक बाजार सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करके अहम लेवल्स को होल्ड करता हुआ। बड़ा सवाल है कि यूएस फेड की बैठक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे के बाद क्या बड़ी तेजी के आसार है? यदि हाँ, तो कितनी होगी तेजी और किन लेवल्स पर रखें आप नजर? इसी पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हर्षिता सावंत। और यहाँ पर आपके लिए कमाई के मौके कौन से हैं, कौन से शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए, इस सब पर हम डिटेल में भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट, powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले, और साथ ही अल्टमाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान भी। लेकिन आज संकेत कैसे है? खासकर ग्लोबल मार्केट से एक इशारे का इंतजार था कि फेडरल रिजर्व का स्टांस क्या रहेगा। कोई नेगेटिव्स नहीं। हालांकि इन्होंने कहा कि आगे जून जुलाई में दरें एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इसी का असर हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स पर। थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ, इतना कुछ एक्शन नहीं जितना एक्सपेक्टेड था। डाउ, नैस्डैक बहुत ही शांत बंद हुए हैं। बिल्कुल, और ये कह सकते हैं कि इवेंट निकलने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली, क्योंकि जो कुछ फेड ने कहा वो उम्मीद के मुताबिक था। हाँ, ये जरूर है कि अब संकेत मिल रहे कि शायद जून में ब्याज दरें बढ़ती हुई दिखे, और उसी उम्मीद में शायद वहां के बैंकिंग स्टॉक चले। निचले स्तरों से डाउन ने अच्छी रिकवरी दी, स्मार्ट रिकवरी दी, दिन के उच्चतम स्तरों पर बंद हुआ। तो एशियाई बाजारों का रुझान थोड़ा सा मिला जुला है। हर्षिता, तो देखते हैं भारतीय बाजारों के खुलने तक एशिया कैसा रहता है। लेकिन अच्छा है, अगर कमजोर शुरुआत हो तो लोगों के पास मौके बनेंगे खरीदारी करने, खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। इनफैक्ट ये एक सिंगल ट्रैक है जिस पर ज्यादातर ट्रेडर्स बैठे हुए हैं कि जब मौका मिले तेजी की पोजीशन लीजिए। ऐसे में वागले साहब, आप क्या कहेंगे? क्या रणनीति लेकर चलें? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग। हम अक्सर ये देखते हैं कि ओपनिंग में थोड़ा सा हल्का सा वीक ड्यूरिंग द डे होता है और फिर एंड में बाइंग आ जाती है। मुझे लगता है आज भी वही होगा। जब तक 9300 के नीचे क्लोज नहीं होता है हमको तेजी ही करनी चाहिए। 9270 के स्टॉप लॉस से 9370 मेरा आज का टारगेट होगा। बैंक निफ्टी 22,200, 22,500। ओके, वागले साहब का जो कॉल है वो साफ है। 9370 इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से कह रहे हैं इन लेवल्स पर फोकस किया जाए। अनिल, लेकिन जब भी हम देख रहे हैं 9340 के आसपास या फिर 50 के आसपास काफी प्रेशर आता है, तो आपको क्या लग रहा है आज किस तरह का रुझान? 9300 के आसपास खरीदारी करे या फिर जब भी मौका मिले तभी पोजीशन तेजी की लेनी चाहिए, जो भी लेवल्स हो? हर्षद, दो चीजें हैं बेसिकली। एक तो ये है कि आज के लिए लीडरशिप आपको निफ्टी से नहीं मिलेगी, बैंक निफ्टी से मिलेगी। तो डायरेक्शन के लिए बैंक निफ्टी की तरफ देखें निफ्टी के बजाय, पहली बात। दूसरी बात है कि बैंक निफ्टी पर 150 पॉइंट की रेंज जो है वो बहुत ही अहम और मजबूत सपोर्ट दिख रहा है, और वो है 22,150 और 22,300। इस 150 पॉइंट की रेंज में बार बार बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर रिकवर करने की कोशिश करता है। तो मेरा ये मानना है कि उससे थोड़ा सा ऊपर हम कल बंद हुए 22,350 के आसपास मेरे ख्याल से। तो अगर आज एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से कमजोर दिख रहा है और अगर एशिया के चलते हम कमजोर शुरुआत कर ले, हालांकि मुझे लग नहीं रहा इस वक्त जो रुझान है उसको देखते हुए कि हम कमजोर खुलेंगे। खुलना मजबूती चाहिए, लेकिन फिर भी हांगकांग अगर 150 पॉइंट नीचे तो थोड़ी तवज्जो देनी होगी। ऐसे में अगर कमजोर शुरुआत हो तो वहां पर खरीदारी का मौका मिलेगा अगर बैंक निफ्टी 22,150 और 22,300 की रेंज में खुले तो।
अब निफ्टी पर आज भी 9,300 निर्णायक लेवल है, ये पिछले 3 दिनों से मैं कह रहा हूं, और आप देखिए इसी वजह से 9,300 के आसपास और इसके थोड़ा सा ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती हुई दिख रही है। निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में 9,250 9,300 ये 50 पॉइंट की रेंज बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और पिछले 3 दिनों से हम यही कह रहे हैं कि जब तक 9,300 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है तब तक घबराइए नहीं। आज 2 चीजें हैं, ओपनिंग के बजाय क्लोजिंग पर ज्यादा नजर रखिए, क्योंकि शुरुआत तो मजबूत हो जाएगी, भले एशिया कमजोर है, लेकिन सेकंड हाफ में टिकना ऊपर के लेवल पे जरूरी होगा। और वो इसलिए क्योंकि एफआईएस की बिकवाली ऊपरी स्तरों पर लगातार आ रही, तो आज शॉर्ट कवरिंग होती है या नहीं वो देखना होगा। आपको 50 पॉइंट के 2 लेवल ध्यान में रखते हैं निफ्टी पर, 9,300 और 9,350, बहुत छोटी रेंज है। 9,350 के ऊपर जैसे ही आप बंद होते हैं, ये समझ लीजिए कि बाजार बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है और 100 पॉइंट का मूव आपको आसानी से और बहुत जल्दी मिलेगा। और अगर 9,300 के नीचे आप बंद होते हैं तो 50 से 100 पॉइंट नीचे के लिए जगह खुलती हुई नजर आती है। पिछले 4 सेशन से इसी रेंज में बाजार बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस रेंज के बाहर बाजार को बंद होना जरूरी है। तो क्लोजिंग बेसिस पर डायरेक्शन लीजिएगा निफ्टी पर। यही हाल बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पर 22,300 और 22,400 ये 100 पॉइंट की रेंज देख लीजिए। इनफैक्ट 22,350 ही होता है, फिर भी मैंने सेफर साइड पर 22,400 लिया है। 22,400 के ऊपर बंद हो तो भरपूर तेजी करके जाइए, आराम से 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी तुरंत आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और 22,300 के नीचे बंद हो तो 150-200 पॉइंट की जगह खुलेगी, ये बैंक निफ्टी पे ध्यान में रखिएगा। तो ये लेवल्स नोट करना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग बेसिस पर खरीदना है, जहां खुले वहीं पर 9,250 आपका स्टॉप लॉस होगा, 9,350 9,375 का इंट्राडे टारगेट। और अगर आज सरप्राइज आना है तो हो सकता है आपको थोड़ा ऊपर की तरफ आने की कोशिश भी करें, लेकिन 9,375 9,400 वो जोन होगा जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखेगी। और अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं, तो वहां शॉर्ट का एक मौका भी देखा जा सकता है। लेकिन वो शॉर्ट का मौका आपको बैंक निफ्टी में नहीं देखना है। आज वीकली एक्सपायरी भी है और मुझे लगता है प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही बैंक्स चलने के लिए, दौड़ने के लिए तैयार हैं। 22,150 स्टॉप लॉस लगा लीजिए, शायद उसकी भी जरूरत न पड़े, शायद कल के लोज के आसपास के स्टॉप लॉस ही काम हो जाए, जो कि 22,250 के आसपास का है। ऊपर में 22,500 22,600 संभावना बनती है कि बैंक निफ्टी नया हाई बनाने की कोशिश करे। सेक्टर्स जो पॉजिटिव मैंने चुने आज 2 ही हैं, बैंक्स में दोनों ही तरह के, प्राइवेट और पब्लिक, और प्राइवेट और पब्लिक में भी दोनों ही तरह के बैंक, मिड कैप्स भी और दिग्गज भी, और स्टील और मेटल्स ये एक और स्पेस है जहां पर बड़ी मजबूती दिखी। लेकिन कौन से ट्रेड्स पर नजर रखनी चाहिए उस पर मैं वागले साहब की राय लूंगी जरूर। लेकिन अनिल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी FIIs का रुख आपको क्या लग रहा है बदलेगा, क्योंकि लगातार कैश में बिकवाली होती दिखाई दे रही है। और कल के सत्र में जहां पर 500 करोड़ कैश में इन्होंने बेचा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी जो खरीदारी के आंकड़े काफी सपोर्ट कर रहे थे वो थोड़े से नरम हुए हैं। बिल्कुल, हाँ, तो आंकड़े थोड़े धीमे से, ये कह सकते कल का सेशन भी ऐसा ही था, सीमित दायरे में उतार चढ़ाव, फ्लैट क्लोजिंग हुई, तो बहुत ज्यादा मतलब आंकड़े अच्छे तो नहीं है खासतौर से FIIs के। लेकिन हाँ, एक आंकड़ा ठीक है और वो है इंडेक्स फ्यूचर्स का। FIIs ने 63 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। आंकड़ा छोटा है, लेकिन इस आंकड़े में जो दिख रहा है वो ये है कि थोड़े लोअर लेवल्स पे इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग आई है FIIs की तरफ से, यानी कि 9,300 के नीचे जो बाजार जाकर टिक नहीं रहा है वो FIIs को भी समझ में आ रहा है। आप देखिए कल का पूरा दिन मुश्किल से 15-20 पॉइंट की रेंज में, 9,300 9,325 की रेंज में काफी ट्रेडिंग सेशन इसी रेंज में रहा है। तो ऐसे में लोअर लेवल पर शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा, ये कॉन्फिडेंस आपको हो सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो बिकवाली हो रही है FIIs की, वो बाजार के अपसाइड को लिमिट करती है, और यही वजह कि आप बाजार को तेजी से ऊपर जाते हुए नहीं देख रहे हैं। तो बेसिकली आपको या तो सेक्टर वाइज रुझान लेना पड़ेगा या स्टॉक वाइज लेना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल है, नीचे की तरफ सपोर्ट है FIIs का शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से, नीचे की तरफ सपोर्ट है घरेलू फंड्स का खरीदारी के लिहाज से, और ऊपरी स्तरों पर FIIs की बिकवाली का दबाव है स्टॉक्स में, जहां वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और ऑप्शंस मार्केट में क्या एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि 9200 के पुट में भी हम देख रहे हैं हेवी एडिशंस है, 9300 के पुट में तो काफी एक्शन पहले से ही था। बिल्कुल हर्षा, और ये ऑप्शन मार्केट के लिहाज से देखें तो जो संकेत साफ दिख रहे हैं वो ये है कि 9,300 और 9,400 ये 100 पॉइंट की रेंज में लगभग दोनों में बराबर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 45 लाख शेयरों के आसपास का पुट और कॉल में। और यही वजह कि बाजार वक्त बिताने की कोशिश कर रहा है। ये ठीक उसी तरह से हो रहा है जिसा हमने 9,200 से लेकर 9,300 की रेंज में काफी वक्त बिताया, टाइम वाइज करेक्शन हुआ और उसके बाद फिर आप 9,300 के पार निकले। ठीक अभी ऐसा ही हो रहा है, 9,300 के ऊपर आपको 4 दिन क्लोजिंग मिल गई। तो मुझे लगता है वायदा कारोबार के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बाजार बहुत तेजी से गिर तो नहीं सकता है, बढ़ने के लिए जो कुछ ट्रिगर्स चाहिए वो मिल नहीं रहे। अब हो सकता है आज बैंक्स को लेकर जो पॉजिटिव खबरें हैं,
उससे ट्रिगर मिल जाए, बैंक निफ्टी डायरेक्शन देने की कोशिश करे। तो अगर बैंक निफ्टी आज चल गया तो फिर पूरी संभावना है कि निफ्टी के लिए सपोर्ट आता हुआ दिखे। और अच्छी बात क्या है, 2 दिनों से बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। पहले क्या हो रहा था इस सीरीज की शुरुआत में, एक तो बैंक निफ्टी में 77% के रोल ओवर, बहुत एग्रेसिव रोल ओवर, तेजी की पोजीशन काफी बनी। अब 2 सेशन में जो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है इससे मैं खुश हूं। इसका मतलब क्लियर है कि ट्रेडर्स अपनी थोड़ी तेजी की पोजीशन कम कर रहे हैं। आज वीकली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी के हिसाब से 22,400 और 22,600 ये 2 लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो एक संभावना बनती है कि बैंक निफ्टी आज नया हाई बनाकर 22,600 की तरफ जाने की कोशिश करे। मैं उसको लेकर थोड़ा पॉजिटिव हो रहा हूं कि 22,500 का लेवल आज क्रॉस होना चाहिए और यही वजह बार बार मैं बैंक निफ्टी पर फोकस कर रहा हूं। बाकी सारे आंकड़े चुस्त दुरुस्त है, कोई खास घबराने की। और बैंक निफ्टी के लिए तो बड़ी खबर भी है कि कैबिनेट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को में बदलाव के लिए मंजूरी दे चुका है। अब प्रेसिडेंट के पास ये प्रस्ताव जाएगा, उनकी अनुमति आती है तो इसको लागू किया जाएगा। और यही वो बड़ी फैक्टर है कि आज बैंक्स में आपकी नजरें होनी चाहिए। पीएसयू बैंकों में इसका पूरा फायदा दिखेगा। ऑफ कोर्स निजी बैंकों पर भी असर दिखेगा और खासकर आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बाद क्या एक्शन रहेगा उस पर भी हम ध्यान देंगे। लेकिन स्टॉक्स पर फोकस रखना चाहिए, भले ही इंडेक्स 9,300 पर और टाइम बिताए। वागले साहब हर रोज हमें बढ़िया पिक्स देते, बताइए आज आपके रेडार पर क्या है, बाय आइडियाज कौन सी रहेंगी? पहले हर्षदा, मेरे 3 बाय आइडियाज है, एक सेल आइडिया है। मैं शुरुआत करता हूं मॉइल से, जिसमें बाय किया जा सकता है 324 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 342, 2 से 3 दिन का व्यू है। दूसरा ये स्मॉल या मिड कैप स्टॉक कहा जा सकता है असाई इंडिया ग्लास, जिसमें बाय करे, कल ब्रेकआउट देखने को मिला, 1 से 2 दिन में अच्छी खासी मूव आ सकती है। 222 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 243। ओके, तो ये कुछ आइडियाज इस समय के जिस पर आप ध्यान दें, मॉइल और साथ ही असाही इंडिया। लेकिन कुछ और पिक्स है वागले साहब जो आपके लिए हाजिर जरूर करेंगे। हालांकि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे तमाम शेयर जिनमें आज खबरों का असर देखने को मिलेगा और साथ ही एक कंसोलिडेटेड व्यू देंगे, बाजार के दूसरे जानकार क्या कह रहे हैं निफ्टी के लिहाज से। ये सब आगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर, और निफ्टी के लिए कौन से सौदे आपके रेडार पर होने चाहिए ये हम आपके लिए लेकर आते हैं सलाह हर रोज। और सबसे पहले आज आशुतोष सरना की राय, ये थोड़े से बेरिश हो गए हैं, 9240 के टारगेट के लिए कह रहे हैं निफ्टी में बिकवाली की पोजीशन होनी चाहिए, स्टॉप लॉस इनकी ओर से 9340 का। और दूसरे एक्सपर्ट हैं निशान जी, वो भी कह रहे हैं कि शॉर्ट कीजिए, निफ्टी को 9335 पर लगाइएगा स्टॉप लॉस और नीचे की तरफ का टारगेट है 9230 का। लेकिन विवेक गुप्ता कह रहे हैं निफ्टी में तेजी की पोजीशन होनी चाहिए, 9325 के पार निकले तो खरीदारी जमकर करें। 9375 का टारगेट इन्होंने दिया है और स्टॉप लॉस 9280 का। ओके, और चौथे एक्सपर्ट की राय है खरीदारी की और वो है हेमंत कपाड़िया, 9350 टारगेट, 9275 स्टॉप लॉस। और सबसे बुलिश कॉल आज सुबह का आ रहा है प्रकाश गाबा की ओर से, 9400 के टारगेट के लिए कह रहे हैं तेजी की पोजीशन आपने लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 9250 पर रखें। 5 में से 3 एक्सपर्ट्स हैं बुलिश, 2 कहने की शॉर्ट कीजिए, मिला जुला रुझान यानी कि बाजार करेगा ट्रेड दोनों ही तरफ। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो है 9250 से 9275 की रेंज में, ऊपरी तरफ 9350 से 9375, ये है 25 पॉइंट की रेंज जहां पर जाकर रुकेगा बाजार, ये मानना है हमारे 5 के 5 एक्सपर्ट्स का। लेकिन 5 एक्सपर्ट्स के अलावा 5 स्टॉक्स भी है जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है खबरों के दम पर। आइए देख लेते हैं टॉप 5 स्टॉक्स। फोर्टिस हेल्थ केयर, इस स्टॉक पर रखिएगा नजर और फाइनली बेहतरीन खबरें आती हुई दिख रही है। इस स्टॉक में प्रोमोटर्स काफी समय से हिस्सा बेचने की कोशिश में है, बातें चल रही, कई सारे दावेदार सामने आ रहे हैं और अब टीपीजी, जनरल अटलांटिक, ये 2 बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं जो इनके प्रमोटर मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह की हिस्सेदारी खरीदने के लिए सामने आ सकते हैं। और साथ ही बताया जा रहा है कि इसमें डायग्नोस्टिक कारोबार की डील भी हो सकती है। तो बेहद इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव खबरें फोर्टिस की लिए।
वहीं आज स्टील कंपनियां और खासकर वीजा स्टील, सेल, मोनेट इस्पात, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, आप स्टील का नाम ले और इन तमाम काउंटर्स में एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 के लिए मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की ओर से, और इस पॉलिसी के तहत खासकर सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए भारतीय कंपनियों से ही स्टील खरीदना पड़ेगा। ये कैबिनेट की ओर से कल ऐलान हो चुका है और इसका पूरा फायदा आज घरेलू स्टील कंपनियों को मिलेगा। आईटीडीसी सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगती हुई और फाइनली कल देर शाम कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। हमने आपको पहले ही बताया था, मेरे ख्याल से 16 अप्रैल को, कि भोपाल और साथ ही आसाम के जो अशोक होटल है उन्हें विनिवेश सबसे पहले किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ भरतपुर, ये 3 होटल्स हैं जिनके विनिवेश को सरकार ने कल देर शाम मंजूरी दी। और रिजल्ट्स पर भी नजरें रखी जाएंगी। टीबीजेड त्रिभुवन दास ज्वेलर्स 17 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने लगभग 5.5 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है। साथ ही साथ आय में भी हमने देखा वृद्धि देखने को मिली है, 26% का इजाफा आय ने दिखाया है, 384 करोड़ पर यह आंकड़ा दिखाई दिया। आईजी पेट्रो ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे पेश किए। 12 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 28 करोड़ पहुंचा है। आय में 35% की बढ़त हुई है और मार्जिन 11% से बढ़कर लगभग 16%। और बैंकिंग सेक्टर के लिए आज आ सकती है बड़ी खबर। जी हां, बैंकिंग सेक्टर के लिए सरकार जल्द ही बड़े कदम उठाने जा रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि एनपीए की समस्या से निपटने के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा और अध्यादेश को पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहां से मंजूर होने के बाद इसकी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ प्रमुख निर्णय मंत्रिपरिषद में हुआ है, लेकिन एक मर्यादा है कि जब माननीय राष्ट्रपति जी को कोई मंत्रिपरिषद सिफारिश करता है तो उस प्रपोजल की डिटेल्स हम तब तक नहीं देते जब तक राष्ट्रपति भवन से और माननीय राष्ट्रपति जी का उसको स्वीकृति न आ जाए। तो किस तरह के बड़े बदलाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये जानना जरूरी है। इसी के लिए ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, जो अध्यादेश सरकार लाने जा रही है उसमें 2 खास बातें हैं। ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका एक सेक्शन है 35। उस सेक्शन 35 में 2 नए प्रावधान जोड़े जाएंगे। पहले प्रावधान के तहत रिजर्व बैंक को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो बैंकों को ये आदेश जारी करे कि जो भी डिफॉल्टर हैं, विलफुल डिफॉल्टर हैं, उनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत कार्रवाई की जाए। यानी जो डिफॉल्टर हो चुके हैं, विलफुल डिफॉल्टर हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनकी संपत्ति जब्त करने तक का अधिकार बैंकों को दिया जाए और बैंकों को ज्यादा सख्त अधिकार मिल जाएंगे। अब तक रिजर्व बैंक के लिए यह करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, कई सारी कानूनी अड़चने थे, उसको दूर करने के लिए संशोधन किया गया है। दूसरा जो संशोधन किया गया है सेक्शन 35 में एक नया प्रावधान जोड़ करके, वो ये है कि तय समय सीमा में डिफॉल्टर से कर्ज की वसूली कैसे की जाए, इसके लिए रिजर्व बैंक बैंकों को जरूरी आदेश जारी कर सकता है। इस बात का अधिकार भी रिजर्व बैंक को दे दिया गया है। अब रिजर्व बैंक क्या अधिकार जारी करेगा, किस तरह के अधिकार होंगे, ये सारे रिजर्व बैंक के ऊपर निर्भर करेगा। यानी रिजर्व बैंक को एनपीए की समस्या से निपटने के लिए वैधानिक शक्ति दे दी गई है ताकि एनपीए की समस्या से निपटने के लिए व्यवहारिक और सख्त कदम उठाया जा सके। तो आज देर शाम तक ये सारी मंजूरी आपके सामने आने की उम्मीद थी। हिंदी से आवाज ने सबसे पहले आपको बताया। नजर रखिए आज बैंकिंग सेक्टर पर, बैंकिंग शेयरों पर और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना। शाम को पूरी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या बैंक निफ्टी में तेजी की जाए, यह है बड़ा सवाल। जवाब देने के लिए तैयार है देश के दिग्गज वायदा कारोबार के एक्सपर्ट एसएमसी ग्रुप के नितिन मुरारका हमारे साथ जुड़ चुके हैं नई दिल्ली से। नितिन जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए, खरीदेंगे बैंक निफ्टी? देखिए जी, जो डेटा है बैंक निफ्टी का, इनफैक्ट जो रोलोवर्स हुए जहां से मार्केट की इस एक्सपायरी की जड़ स्टार्ट होती है, वो इस बार काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। बैंक निफ्टी जो स्टार्ट हुआ था वो करीब 35 लाख शेयर से ओपन इंटरेस्ट करंट मंथ में रोलोवर्स हुए थे। और अगर आप हिस्टोरिकली लास्ट 6 मंथ का डेटा देखेंगे तो कभी भी 25 लाख, 26 लाख, 22 लाख यही एवरेज होता है। तो काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। लास्ट 2-3 दिनों में ओपन इंटरेस्ट जरूर कम हुआ है।
बट ओवरऑल डेटा काफी स्ट्रांग है, लॉन्ग रोल ओवर्स हैं। इनफैक्ट जो बैंकिंग के कंपोनेंट्स हैं उनमें सारे स्टॉक्स में 70% 80% ऐसे रोल ओवर्स हुए थे, और रोल ओवर्स के बाद आपने देखा कि सारे पीएसयू बैंक्स ऊपर की तरफ मूव किए हैं। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स में उतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी में मेजर वेटेज है वो प्राइवेट बैंक्स का है। बट अभी भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मूवमेंट आनी चाहिए। मुझे लग रहा है धीरे धीरे बैंक निफ्टी करीब करीब 22,700 22,800 की तरफ मूव करेगी। नीचे 22,000 की रेंज में काफी रोल ओवर्स हुए थे, 22,000 22,150। इसी रेंज में ये सारे के सारे जो आपको 30-32 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ये रोल ओवर एवरेज इसी लेवल्स में आ रही है। तो मुझे लग रहा है 22,100 22,150 का काफी अच्छा सपोर्ट है, वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर की तरफ हम 22,700-800 का टारगेट रख के बैंक निफ्टी में बाई करना चाहिए। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू से एसबीआई है जिसमें काफी अच्छी पोजीशंस बन रही है, वो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है यहां से। अगर आप प्राइवेट बैंक्स में जाते हैं तो आईसीआईसी बैंक में पॉजिटिव न्यूज है, वो ऊपर खुलेगी। उसके साथ साथ आप कोटक बैंक पे नजर रख सकते हैं, कोटक बैंक में भी लग रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए। ओके, तो ये तमाम बैंक्स और बैंक शेयरों में रखे नजर, और बैंक निफ्टी में 22,700 तक जाने की संभावना बनती है। लेकिन बैंक्स के लिए आज से एक और बैंक बड़ा अहम है, और वो है आईसीआईसीआई बैंक। कल देर शाम बाजार होने के बाद, बंद होने के बाद आए आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे के बाद तेजी होगी या मंदी? एडीआर बंद हुआ 4% ऊपर। क्या होगा आपका ट्रेड? नतीजों का पूरा विश्लेषण प्रकाश दीवान भी आ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उनके साथ करेंगे बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज बैंक्स पर ही सभी की नजरें रहेंगी। सरकारी बैंकों में सरकार के बड़े कदम का फायदा दिखेगा, तो आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ चुके हैं और इस पर भी बाजार अपना रिएक्शन दिखाएगा। चौथी तिमाही में बैंक का मुनाफा करीब 3 गुना बढ़ा, 2025 करोड़ रुपए पर खड़ा हुआ है। वहीं ब्याज से होने वाली आय करीब 10% बढ़कर 5,962 करोड़ रुपए पर पहुंची। हालांकि बैंक के एनपीए के फ्रंट पर निराशा हाथ जरूर लगी है। बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो 7.2% से बढ़ा 7.89% पर आया है, जबकि नेट एनपीए 3.96% से बढ़कर 4.89% पर पहुंचा। We also continue to focus on resolution and exposure reduction in identified areas. Out of the additions to NPAs during Q4, rupees 5,378 crores was due to one account in the cement sector. Additions to NPAs in Q4 2017, excluding this cement sector account, were 5,911 crores. The bank expects part of the loan to be upgraded on conclusion of the transaction. और सबसे अहमियत वाला आंकड़ा जो था वो जेपी एसोसिएट्स को, जो इस ग्रुप को जो लोन्स दिए गए हैं आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, उसमें से 5,300 करोड़ की स्लिपेजेस का ये प्रोविजनिंग की है। तो ये आंकड़ा आता हुआ दिखा, जिसकी वजह से स्लिपेजेस बढ़कर आए हैं आईसीआईसीआई बैंक के। लेकिन देख लेते हैं इन नतीजों के बाद बड़े ब्रोकरेजेस क्या व्यू बना रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक पे। अपग्रेड है, डाउनग्रेड है, न्यूट्रल है, टारगेट्स किस तरह से रिवाइज कर रहे हैं, आगे के लिए क्या आउटलुक है। तैयार है हमारे साथ नीति, तमाम रिपोर्ट्स लेकर। बताएं नीति। शानदार नतीजे थे, और ये जो नए एनपीए की हम बात कर रहे हैं ना अनिल जी, ये सबसे अहमियत रखता है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस ये कह रहे हैं कि 5 तिमाही के निचले स्तर पर है 5,911 करोड़ का। जेपी एसोसिएट हैज बिन टेकन केयर ऑफ की सारे के सारे ब्रोकरेजेस कह रहे हैं। निम्स का जो आंकड़ा है वो 10 तिमाहियों की ऊंचाई पर है, और ये काफी भाग गया है। ब्रोकरेजेस को अपने टारगेट प्राइस ऊपर की तरफ रिवाइज कर रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच जैसा दिग्गज ब्रोकरेज हाउस निवेश करने की सलाह दे रहा है। 340 का लक्ष्य इसे बढ़ा करके इन्होंने 376 रुपए का कर दिया है। 38% की मौजूदा भाव से आपको ये तेजी शेयर दिखा सकता है। ईपीएस के अनुमान अगले 2 साल के लिए 1 से 2% इन्होंने बढ़ाए हैं। यूबीएस निवेश करने की सलाह दे रहा है, 365 का इनका भी लक्ष्य है। 34% की तेजी ये शेयर आपको 12 महीने के दौरान दिखा सकता है। डॉयचे बैंक निवेश करने की सलाह दे रहा है, 325 से अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 350 रुपए का कर दिया है। इसी तरह से क्रेडिट स्विस है, गोल्डमैन सैक्स है। गोल्डमैन सैक्स को हाईलाइट करूंगी, 17% का
अपसाइड का इनका टारगेट प्राइस है। 320 रुपए के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि ईपीएस अनुमान थोड़े से इन्होंने नीचे की तरफ रिवाइज करे 4% के आसपास अगले 2 साल के लिए। मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है, 20% का टारगेट प्राइस, 20% का अपसाइड ये देख रहे हैं, 330 रुपए का इनका लक्ष्य है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली अभी भी अंडरवेट है, 255 रुपए का इनका जो टारगेट प्राइस है, 7% का डाउनसाइड दिखा रहा है अगले 12 महीने के लिए। तो तेजी में 38% तक की तेजी 12 महीने में आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखा सकता है। मंदी में 3 से 7% का एक छोटा सा मामूली सा डाउनसाइड ये देख रहे हैं। आज फ्यूचर रिटेल पर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है। नोमुरा आज अपना इनिशिएट कर रहा है अपना कवरेज निवेश करने की सलाह के साथ। 476 का इनका लक्ष्य है। मौजूदा भाव से 47% की तेजी ये शेयर दिखा सकता है। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, ब्रिक एंड मोटार रिटेल में सबसे बड़ा प्लेयर है। इनके पास फूड, ग्रोसरी, एपरल्स, ये सारे के सारे इनके पास बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे बिग बाजार है, एफबीबी है, इजी डे इन्होंने अभी न्यू एंट्री की है। ये बहुत बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं इस पूरे ही सेक्टर में। बड़ी ग्रोथ आ सकती है। मार्जिन्स और रिटर्न ऑन इक्विटी के फ्रंट पर निवेश करके चलिए। इनका टॉप पिक है रिटेल स्पेस में। 476 के लक्ष्य के लिए फ्यूचर रिटेल पे आज कवरेज इनिशिएट करा है नोमुरा। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक और फ्यूचर रिटेल, ये है 2 रिपोर्ट। फ्यूचर रिटेल पर भी विस्तार में थोड़ी देर आगे बात करेंगे, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ऐसा क्या अच्छा दिख रहा है रिजल्ट्स में कि एडीआर 4% ऊपर हो गया है? प्रकाश जी, मुझे तो कुछ नहीं, इसीलिए तो एडीआर हम करते नहीं है। बट इनफैक्ट आई थिंक द ओनली पलेटिव, मतलब एक वो उन्होंने जो दे दिया कि भाई बाकी तो एनपीए चिंताजनक, तो बोनस से थोड़ा 10 पे वो कर, हाँ एक टोकनिज्म होता है, मतलब नाम, और वो भी बोर्ड मीटिंग के एजेंडा पे था नहीं पहले। ड्यूरिंग द मीट इट वाज डिसाइडेड कि बोनस भी देना पड़ेगा या देना चाहिए या वट एवर। बट पॉइंट इज आईसीआईसीआई बैंक के आगे की जो FY18 FY19 के स्लिपेजेस है अनिल जी, जो एंटीसिपेटेड है, उनको देख के तो चिंता बहुत ज्यादा है। तो अगर ये पॉजिटिव खुलता है एडीआर के सिंपैथी में, तो मेरे हिसाब से तो आज बहुत बढ़िया एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी बन जाएगी। क्योंकि ऐसी कोई चीजें चेंजेस आए नहीं है जो जिससे लगे कि जैसे जिसको किचन सिंकिंग 2300 करोड़ सोच रहे थे, 5300, 5400। हाँ, मतलब एवरीथिंग इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन। सिर्फ ये है कि अनुमान हम लोग ने जो प्रॉफिटेबिलिटी का था वो बड़ा अच्छा, अगर सिर्फ एनआई और प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर देखें तो बड़ा इंप्रेसिव लगने लगता है। बट आई थिंक सी नंबर्स आर ऑल्सो टेलिंग अ वेरी डिफरेंट थिंग कि मैनेजमेंट या कंपनीज क्या कोशिश कर रही है इस पर्टिकुलर तिमाही में सफाई करने की, सारा झटका एक साथ देने का। अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी, थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूं, बट जेएसडब्ल्यू एनर्जी की पिछली बार बात हुई थी, उसके बाद रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स खराब दिखे। लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी क्यों जितना खराब होना था वो सब कुछ क्यों इस क्वार्टर में दिखा रहा है, रिजल्ट्स में आ रहा है? उसका रीजन है कि लोगों को आप समझ आ गई कि अगर जितनी जल्दी आप ये इसको निपटाओगे, जिसको कहते हैं टेक द बिटर पिल, खत्म करो और आगे से, क्योंकि उन्होंने जितने एसेट्स लिया, उनका सबसे बड़ा एक एसेट है यमुना एक्सप्रेसवे का स्टेक। हम जेपी को तो हम हर बार वो उसकी पिटाई उस पर करते रहते थे कि मायावती जीती नहीं जीती ये, बट जेपी एक्सप्रेसवे यूपी में होते हुए यहाँ जहाँ इतना डेवलपमेंट अब दिख रहा है, तो उसको क्यों हम रीरेट नहीं कर सकते? वो भी रीरेट होगा। उनके पावर प्लांट्स आप देखिए जो उन्होंने एक्वायर किए, वो भी सारे अच्छे पीएलएफ पे। तो यस, दे हैड अ लिटिल बिट ऑफ अ हिट जो उन्होंने एक्सेप्ट किया, लिया बैलेंस शीट पे और पीएनएल पे और निकल गए। सो आई थिंक कंपनी ऐसी आपको ढूंढनी पड़ेंगी रिजल्ट सीजन में। सो आईसीआईसीआई बैंक का उल्टा हो रहा है कि ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है, बट देयर इज स्टिल सम किचन सिंकिंग पेंडिंग। वागले साहब, आप क्या ट्रेड लेंगे आईसीआईसीआई बैंक में? आई थिंक अर्षद, हमने कल थोड़ी हल्की सी गिरावट की, कमजोरी की बात की थी जो कल आ गया। बेसिकली 265 270 ऑन द डाउन साइड ये एक सपोर्ट है जो मुझे ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। आज के प्राइसेस में वो एविडेंट है। लेकिन जैसे प्रकाश जी कह रहे ऊपर में मुझे नहीं लगता ये 285 ब्रेक करेगा। तो अगर ऊपर गैप से खुलता है वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है जिसमें बेचना चाहिए। ओके, तो 285 के ऊपर ही मजबूत होगा। 285 का मतलब है यहां से कितना, 13 रुपए, 13 रुपए 3-4%, 4%, ठीक है, 4% उतना ही एडीआर है। ठीक है, परफेक्ट है सर कैलकुलेशन आपकी, गिन के एकदम बराबर से। चलिए, तो घबराए नहीं, थोड़ा ऊपर खुल सकता है, लेकिन हाँ 285 के ऊपर टिकता है, ये चैलेंज होगा। अगर वागले साहब ने बोला नहीं टिकेगा तो नहीं टिकेगा, सिंपल। ओके, चलिए आज नतीजों पर फोकस करते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड, ये है आज का सबसे बड़ा नतीजा। क्या है अनुमान, कैसे आएंगे रिजल्ट्स, बताने के लिए तैयार है हमारे साथ वरुण दुबे। वरुण, बताइए क्या अनुमान है?
देखिए नतीजे तो एचडीएफसी के बेहतरीन रहेंगे, अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। एनआईएम में पिछले 2 तिमाही से लगातार डबल डिजिट की ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर कर रही है। इस बार भी करीब 15 से 15.5% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। एनपीए के लेवल पे स्टेबिलिटी काफी सारे क्वार्टर से लगातार है। इस बार भी कोई ज्यादा बढ़त की उम्मीद वहां है नहीं। 0.9% के नीचे अगर आते हैं तो बाजार इसको काफी पॉजिटिव मान के चलेगा। एयूएम ग्रोथ जो है वो करीब 15% के आसपास रह सकती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हल्का प्रेशर आ सकता है, 3.8% से कुछ गिरावट वहां हो सकती है, लेकिन 3.75% के ऊपर ही वो आने का यहां अनुमान लगाया जा रहा है। मुनाफे में जरूर आपको गिरावट देखने मिलेगी, करीब 23% के आसपास, लेकिन याद रखें पिछले साल इसी तिमाही में इस कंपनी ने अपना जो इंश्योरेंस का कारोबार है उसे बेचा था, तो वहां एक वन ऑफ था। अगर उसे आप हटा देते हैं तो इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। तो एक अच्छा क्वार्टर हो सकता है एचडीएफसी लिमिटेड के लिए। एचडीएफसी के लिए एक बेहतर क्वार्टर की उम्मीद। शुक्रिया वारुण इस जानकारी के लिए। इनफैक्ट नितिन मुरारका हमारे साथ है। नितिन, एचडीएफसी पर क्या राय बन रही है आपकी? देखिए हर्षदा, एचडीएफसी में ओवरऑल ट्रेंड जो है वो प्रीवियस ट्रेंड भी पॉजिटिव है और रोलोवर्स के बाद इसमें पॉजिटिव मोमेंटम हुए हैं। करीब 11% का ओपन इंटरेस्ट 2-3 दिनों में ऐड हुआ है। रिजल्ट्स के पहले ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहे हैं, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो ओवरऑल डेटा पॉजिटिव है। ऊपर एक रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा है 1600 पे, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, करीब 6 लाख शेयर्स के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, तो 1600 के आसपास रेसिस्टेंस होगा। बट यहां से करंट लेवल से लग रहा है कि एक बार 1600 की तरफ मूव कर सकता है। नीचे जो सपोर्ट स्टॉक का काफी अच्छा बना है वो 1550, 1555 की रेंज में है, तो हम लोग 1550 का स्टॉप लॉस रखेंगे और अभी टारगेट करीब 1600, 1605 का रख सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए एचडीएफसी लिमिटेड। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद फोकस होगा स्टील सेक्टर पर। बड़ी खबर, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 ये आ चुकी है कल कैबिनेट की मंजूरी के बाद। कितना फायदा होगा स्टील सेक्टर को, कौन से शेयर चलेंगे, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और कल देर शाम की एक बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में एक और बड़ा फैसला, और वो फैसला ये था कि नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 को मंजूरी दे दी गई है। और अब होगा ये कि घरेलू स्टील कंपनियों को उनसे स्टील खरीदा जाएगा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और ये खरीदना जरूरी होगा। यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर जो समस्याएं चल रही थी, हम लगाने की कोशिश में दूसरे देश उस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं, तो ऐसे में उसका दूसरा तरीका सरकार ने निकाला है। वो तरीका ये है कि हमारे यहाँ के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे के हैं, इन सारे प्रोजेक्ट्स में यहीं की कंपनियों से स्टील खरीदा जाए। प्रकाश, ये बताएं कितनी बड़ी खबर है और किस तरह की कंपनियों को फायदा होगा? हाँ जी, दो पॉइंट्स इसके पॉलिसी के कोट करना चाहूंगा। इसमें ऐसा है, पहला है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन स्टील सेक्टर टू रीच क्रूड स्टील कैपेसिटी लेवल ऑफ 300 million tons by 2025-26 to meet domestic demand. Second है to ensure easy availability of vital inputs and necessary infra to achieve a projected production level of 275 million tons by 2025-26. ये 2012 की पॉलिसी के पॉइंट्स हैं, और अगर आप 2017 देखेंगे तो सेम चीज है, सिर्फ 5 साल आगे कर दिए गए। अचीव नहीं हुआ अभी तक। हाँ, क्योंकि 2025 का जो टारगेट था वो 2030 तक चला गया है। तो 300 मिलियन टन की टारगेट कैपेसिटी बड़ी अच्छी लगती है, बट अगले 13 साल में ये अचीव होगी। तो आज अगर कोई इस पर रिएक्शन आता है तो थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि अगर बेटा मेरा बड़ा होकर पायलट बनेगा तो अभी से मैं उसकी यूनिफॉर्म बनाना शुरू कर दूं वाला हाल हो जाएगा सर। तो ये थोड़ा सा प्री मैच्योर है। और अगर लेकिन उसमें एक रीजन है, पिछले 5-6 सालों से तो कमोडिटीज की हालत बड़ी खराब है। दुनिया भर में कहीं भी कैपेसिटी बढ़ी नहीं, उल्टा बंदी हुई है। तो हिंदुस्तान में नहीं बढ़ी तो गलत क्या, अभी ये सरकार करेगी? नो, इसमें एग्जैक्टली जो पॉजिटिव चीज वही है कि जो इंफ्रा स्पेंड में सरकार खर्चा करेगी, और उसमें आप डोमेस्टिक स्टील का यूज देखोगे। आप हाउसिंग की बात कर रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक कम्युनिटीज की बात, तो वहां तो यूज होना ही होना है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव, बट इमीडिएट बेसिस पे इसमें रिएक्शन करके कि आज से ही 13 साल का बेनिफिट प्राइस इन हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऑलरेडी सर आप देखिए जो पिग आयन है, जैसे एक कंपनी हमारे यहाँ है टाटा स्पॉन्ज, जो स्पॉन्ज आयन बनाती है। अब स्पॉन्ज आयन इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील स्क्रैप, जो मेल्ट होके स्टील में वापस जाता है। अगर वो महंगा हो जाए तो स्पॉन्ज आयन की बिक्री या वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। और स्टील स्क्रैप इज एट इट्स पीक इन द रिसेंट 3-4 years, ज्यादा इनफैक्ट 5-7 साल में
इस टाइप का भाव स्टील स्क्रैप का नहीं हुआ। अगर आप चैनल चेक्स करेंगे, जो स्टील ट्रेडर्स ओडिशा में और जो राजस्थान में, गुजरात इस साइड में जो सारे हैं जो मिनी स्टील प्लांट्स चलाते हैं, वहां पे आपको दिखेगा कि स्टील स्क्रैप की वैल्यू इतनी बढ़ गई है, प्राइस इतनी बढ़ गई है, तो इसलिए स्पॉन्ज आयरन का इंप्रूवमेंट होगा। और बाय द वे टाटा स्पॉन्ज एज अ पिक मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उसमें डेट फ्री भी हो गई है कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम यू सीन, और इनफैक्ट उसके पास कैश है। तो वो जो सारा बैलेंस शीट का हाल था, हुलिया था, वो बदल गया। और ये सब पॉलिसी आने के हिसाब से अगर कोई स्टॉक लेना है तो आई वुड बाय दैट। ओके, यहाँ करें खरीदारी। एफएन में दो स्टॉक जो मुझे ज्यादा समझ में आते हैं, वैसे तो कई सारे हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदाल स्टील एंड पावर। नितिन, इन दोनों स्टॉक्स में बताइए, या फिर अगर आपको टाटा स्टील सेल पसंद हो, क्या खरीदेंगे आप? देखिए जी, डेटा वाइज देखें तो सेल कंपेयर टू जिंदल और पावर से ज्यादा बेटर लग रहा है। सेल में कल ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन थे, रोलोवर्स भी करीब 80% के आसपास हुए थे, और स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। 58-59 का काफी अच्छा सपोर्ट बनता है, तो मुझे लगता है एक बाउंस आपको इस न्यूज के कारण, ट्रेडिंग बाउंस 64-65 तक का मिलना चाहिए। इसके अलावा दूसरा, हिंडाल्को के भी पैटर्न्स अच्छे हैं, इसमें रोलोवर्स करीब 81% के आसपास के हुए थे, और स्टॉक अपने हाइज के आसपास है, रिसेंट जो हाइज है 200 के आसपास। मुझे लग रहा है कि इसमें भी एक मोमेंटम आपको बन सकता है करीब 210 की तरफ। स्टॉप लॉस 194 के आसपास का बनता है। स्टील पर ही वागले साहब, आपकी क्या राय रहेगी? कोई आपको पसंद है शेयर? हर्षदा, मुझे दो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। एक तो सेल, जो हमने कल दोपहर में बात की थी, हमने बीटीएसटी के लिए भी उसका जिक्र किया था, और भूषण स्टील का एक पैटर्न है जो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, 80-82 के आसपास है, जो भी 78-80, मुझे लगता है ये 100 के पार जा सकता है। बाकी रही जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, इसमें शॉर्ट टर्म पैटर्न्स इतने पॉजिटिव नहीं है। ओके, तो ये है स्टील स्टॉक्स, लेकिन देखते हैं आज किस तरह का रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है इन तमाम शेयरों में। लेकिन पिक्स हमारे एक्सपर्ट की, वागले साहब आपकी दो बाकी, आपने असाई और मोइल, ये दो बताइए, राइट जी। बाकी दो कौन सी? पीटीसी इंडिया में कल एक ब्रेकआउट देखने को मिला हमारा, ये कल बीटीएसटी भी था, एक पोजिशनल तौर के लिए भी अच्छा लगता है अगले 3-4 दिनों के तौर से। 100 का स्टॉप लॉस, 100 का स्टॉप लॉस, 110 का टारगेट। और सेल में मैंने डाबर को चूज किया है, जिसमें मुझे ब्रेकडाउन दिखाई देता है। 279 के स्टॉप लॉस से बेचे, 1 से 2 दिन का व्यू है, टारगेट होगा 265। तो ये एक वो सेल कॉल है डाबर, वरना मॉइल, असाही और साथ ही साथ पीटीसी इंडिया, ये वागले साहब के पिक्स हैं। लेकिन वायदे बाजार में अपॉर्चुनिटीज कहां पर है स्टील कंपनियों के अलावा, इस पर भी हम राय लेंगे नितिन मुरारका से। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और एसजीएक्स निफ्टी ब्रेक के दौरान हरे निशान में आ चुका है। थोड़ी देर बाद समझ में आया, हम तो कब से कह रहे थे कि हरे निशान में ही खुलना चाहिए, कोई वजह है नहीं कि नीचे खुले। तो सिंगापुर वाले धीरे धीरे सुन रहे हैं हमारी आवाज। चलिए, एक स्टॉक जो भागेगा उस पर करते हैं फोकस, और वो है फ्यूचर रिटेल। वागले साहब, जोमुरा को समझ में आ गया कि इसे खरीद लेना चाहिए। 476 रुपए का टारगेट है, 476, मतलब टारगेट भी ये उसी तरह के टारगेट जैसे वो इंडिया सीमेंट पे आते हुए दिखे ना, इस तरह के बड़े बड़े टारगेट है। 335 से 476, बताइए तेजी करनी चाहिए? अनिल जी, पैटर्न में कोई खराबी नहीं है। 335 के लेवल्स पे मैं 360 अगले कुछ हफ्तों या 1-2 महीने की बात करूंगा, और ऑन द डाउन साइड 320 ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है जो मुझे नहीं लगता है ब्रेक होगा। और ये एक स्टेडी आउट परफॉर्मर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, स्टेडी वन वे ऊपर जा रहा है। तो ऑन अ करेक्शन जो कि 330-325 उससे नीचे मुझे ये लगता भी नहीं है, वो ले सकते हैं, ट्रेडिंग बेट हो सकता है 360 के टारगेट के लिए। तो वागले साहब कह रहे हैं ट्रेडिंग बेट के लिहाज से 360 का टारगेट रखें। ऑफ कोर्स नोमरा ने इस पर कवरेज बढ़ाई है या फिर शुरू की है, और 476 का उनका टारगेट है। लेकिन वायदे बाजार में मौके कहां पर ढूंढे जाएं, ये जानना जरूरी है। हमारे साथ नितिन मुरारका बने हुए हैं। नितिन, बताइए कौन सी ट्रेड्स हैं जो आपके रेडार पर है, आज पूरा फायदा उठाया जा सकता है? देखिए हर्षदा, गोदरेज इंडस्ट्री और अरविंद, इन दोनों में डेटा काफी पॉजिटिव मिल रहा है। सबसे पहले गोदरेज इंडस्ट्री, जिसका रोल ओवर करीब 73% हुआ,
और रोलोवर्स के बाद लास्ट 2-3 दिनों में बिल्टअप काफी अच्छा है, करीब 17% का बिल्टअप है। कल में करीब 13-13.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है और स्टॉक के भी जो ट्रेंड्स हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव और स्टेडी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि काफी बेटर एक ट्रेड हो सकता है जिसके टारगेट्स करीब 600 के आसपास के बनते हैं और स्टॉप लॉस 535 के आसपास होना चाहिए। एज अ डिस्क्लोजर कल हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को ये एज अ बाइंग रिकमेंड भी किया है। इसके अलावा अरविंद जिसमें बिल्टअप हम लोग देख रहे हैं लास्ट 2-3 दिनों से और चार्ट्स में भी ब्रेकआउट हो रहे हैं। रोलोवर्स के डेटा भी पॉजिटिव हैं, 75% के आसपास रोलोवर्स हैं। कल कैश मार्केट एफएनओ मार्केट में दोनों में काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं और साथ साथ कैश मार्केट में वॉल्यूम्स की जो हुई है उसमें डिलीवरीज ज्यादा गई हैं, तो मुझे लग रहा है एक्यूमुलेशन हो रहा है इस लेवल पे। तो अरविंद का टारगेट यहाँ पे करीब 445 का लेकर के चल रहे हैं और स्टॉप लॉस 412 के आसपास का रखेंगे। ओके, गोदरेज और अरविंद तो कल सुबह एक्शन में आया था। क्या भाव में रिकमेंड हुआ था? 418 में फ्यूचर्स में मैंने दिया 418 फ्यूचर्स। यस। तो कल का ये स्टार परफॉर्मर रहा। कल सुबह हमारी रेडार पर कल एक और स्टॉक जो हमारे रेडार पर आया था, वागिल साहब याद है आपको? शॉर्ट साइड पर भूल जाते हो। सन टीवी हो काफी सन टीवी क्या पिटा है और हम कह रहे थे कि अगर बाजार कमजोर होगा तो गिरने में ये सबसे आगे रहेगा। सन टीवी देखिए जबरदस्त कमजोरी के साथ कल बंद होता है। हालांकि 40 रुपए 45 रुपए गिरेगा इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन कमजोरी के संकेत आगे थे। 925 पर कल आपको बताया गया था। सुबह देख लीजिए, ये देखिए 9:25 के आसपास वही भाव था, 920-25 के आसपास। वहां पर सन टीवी पर शॉर्ट कॉल आया था। एनीवे, ऐसे बहुत सारे कॉल्स हैं जो आज भी मिलेंगे। कल मिस कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज फिर बाजार खुलेगा 9:15 पर। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ ही हैं, प्रकाश जी भी हैं आज तो और नितिन जी हैं। ये सब आपके लिए कमाई के मौके ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक में जाने से पहले देखिए हरे निशान में लौटता हुआ एसजीएक्स निफ्टी दमदार शुरुआत होगी। भारतीय बाजारों की घबराने की जरूरत है नहीं और प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत करेंगे, रुपए की शुरुआत करेंगे, स्टॉक 2020 की टीम बताएंगे और साथ ही जुड़ेंगे रजत के बॉस.com के रजत बॉस में, इनकी भी कुछ बेहतरीन ट्रिक्स लेंगे। तो बाजार का पूरा एक्शन शुरू होने वाला है इस छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़िएगा हमारे साथ पहला सौदा में।